नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परामर्श के बारे में। परामर्श यानी कि काउंसलिंग। काउंसलिंग होता क्या है, इसकी मुख्य रणनीतियाँ क्या है और इसे आप अपने विद्यालय में कैसे सुलभ कराएंगे। यह प्रश्न जो है बहुत विद्यार्थियों की तरफ से आ रहा था, तो हमने सोचा कि आज इसी पर वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी चाहें तो प्रश्न भी नोट आउट कर सकते हैं। प्रश्न आपके डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा। प्रश्न आपका यह है कि परामर्श की मुख्य रणनीतियाँ क्या है, आप इन्हें अपने स्तर से विद्यालय में कैसे सुलभ कराएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं परामर्श के बारे में। परामर्श को जो है अंग्रेजी में कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग जो होता है वो मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच एक संपर्क है, यानी कम्युनिकेशन है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि आप काउंसलिंग कब करते हैं, जिसमें दो व्यक्तियों की उपस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति के पास कुछ समस्या होता है या कुछ परेशानी होती है और दूसरा व्यक्ति जो होता है उस परेशानी या उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है। परामर्श की प्रक्रिया में जो है परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाले दोनों आमने सामने होते हैं। यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया तभी संभव हो सकती है कि जो परामर्शदाता हो, यानी कि जो परामर्श देता हो और जिन्हें परामर्श लेना हो, उन दोनों की उपस्थिति आमने सामने होनी चाहिए। तथा परामर्शदाता जो है परामर्श प्रार्थी को, यानी जिसे परामर्श लेना है, उसके समस्याओं का समाधान ढूंढने में वो सहायता प्रदान करता है। आप लोग समझ रहे होंगे परामर्श क्या होता है। परामर्श में जो है मुख्य रूप से दो व्यक्तियों की उपस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति के पास कुछ समस्या होता है और दूसरा व्यक्ति जो है उस समस्या को समाधान उस व्यक्ति को दिया जाता है। परामर्श के बारे में जो है मारियस जो है वो कहते हैं, आप लिख सकते हैं, मारियस के अनुसार उनका परिभाषा है। वो कहते हैं कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह परिभाषा जो है मारियस का है। ठीक है। चलिए आगे हम इसमें जान लेते हैं कि परामर्श प्रक्रिया की रणनीतियों में जो है कई प्रयास शामिल किए गए। उसको हम एक पॉइंट वाइज समझेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से वीडियो को देखकर नोट्स भी बना सकें। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि परामर्श प्रक्रिया की रणनीतियाँ में निम्नलिखित प्रयासों को शामिल किया जा सकता है या किया जाता है। जब हम किसी का परामर्श करते हैं, किसी काउंसलिंग करते हैं, तो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। क्योंकि एज ए टीचर, आप एक टीचर हैं तो आपको एक परामर्शदाता तो होना ही चाहिए, ताकि क्योंकि आपके सामने स्टूडेंट रहते हैं और स्टूडेंट के पास कई तरह की समस्याएं होती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो अपने वो दोस्तों को शेयर करते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो अपने टीचर को शेयर करते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो अपने घर वाले को शेयर करते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा माहौल विद्यालय में बनाना है कि किसी भी प्रकार की समस्या हो वो आपके सामने निडर होकर शेयर कर सके, क्योंकि उनके जो दोस्त होते हैं वो उनके ही हम उम्र होते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें सही से वो समाधान नहीं दे पाए, जिस वजह से क्या होता है, अधिकतर किशोर या किशोरी जो होते हैं वो गलत राह की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से परामर्श नहीं मिल पाता है। तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, आपको एक बेहतर काउंसलर बनना है, बेहतर परामर्शदाता बनना है, ताकि किसी भी तरह की समस्या हो आपके छात्रों में आ रही है तो आप एक फ्रेंडली व्यवहार रखेंगे, दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, तभी आपके सामने वो निडर होकर के अपनी सारी समस्याओं को कह सकते हैं और तभी आप उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक बिंदु वाइज समझ लेते हैं तो कौन कौन से मेन बिंदु हैं जो कि एक काउंसलर को पता होनी चाहिए या एक टीचर को भी आपको पता भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा प्रश्न था कि मुख्य रणनीतियाँ क्या है, तो रणनीति के अंतर्गत हम दो चार बिंदु है, आप उसे नोट आउट कर सकते हैं। पहला बिंदु है कि प्रार्थी का खुद परामर्शदाता के पास सहायता हेतु जाना। यानी जो प्रार्थी हैं जिनके पास समस्या है, तो समस्या का समाधान कब होगा, जब वो किसी परामर्शदाता के पास जाएंगे। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई समस्या है, तो मेरी समस्या का समाधान कब होगा, जब हम वैसे व्यक्ति के पास जाएंगे, नहीं तो समस्या मेरे पास
लगातार बनी रहेगी। तो वही कहा रहा है कि प्रार्थी का खुद परामर्शदाता के पास सहायता हेतु जाना। इसके तहत जो है किसी उलझन, द्वंद्व अथवा समस्या की अवस्था में व्यक्ति खुद परामर्शदाता के पास सहायता हेतु जाता है तथा परामर्शदाता जो होते हैं उसके लिए कोई तारीख एवं समय तय करते हैं। यानी जो काउंसलर जो होते हैं वो एक दिन तय करते हैं, तारीख तय करते हैं कि वो आप पार्टिकुलर डेट पर आइए, तब आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई समस्या है, जैसे हेल्थ को लेकर समस्या है या कोई भी तरह की परेशानी है, हेल्थ को लेकर समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक डेट और समय देता है कि आप इस तारीख को इतने समय आइए, तब आपका हम समाधान करेंगे। तो ये पहली रणनीति हो गई। दूसरा हो गया इसमें कि पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना। इसके अंतर्गत जो है औपचारिक प्रॉमिस प्रक्रम शुरू करने से पहले परामर्श का सत्र तय किया जाता है। इससे जो है पूर्व परामर्श सत्र भी कहते हैं। यह सत्र प्रार्थी के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने हेतु रखा जाता है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि जब परामर्श सत्र शुरू करने से पहले इसको बोला जाता है औपचारिक प्रॉमिस प्रक्रम। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी का समस्या का समाधान करेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि जेन्युइन समस्या क्या है। हो सकता है कि उन्होंने जो भी समस्याएं बताई हो उससे अलग कोई समस्या हो, या उनके द्वारा जो समस्या मेरे पास कही गई है उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। और भी लोगों के द्वारा हम बात करेंगे, या एक कह सकते हैं कि एक सत्र बनाया जाता है जिसमें उन सभी समस्याओं से संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती है उन सब के बारे में पता किया जाता है। इसे हम लोग पूर्व परामर्श सत्र भी कहते हैं कि एक काउंसलिंग शुरू करने से पहले ये सत्र का भी आयोजन किया जाता है। तीसरा बिंदु आप लिखेंगे सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना एवं समस्या का परिचय। सौहार्दपूर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्डियल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि समस्या संबंधी प्राथमिक जानकारी हेतु प्राप्त करने से पहले यह जरूरी होता है कि प्रार्थी के संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना की जाए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि जब किसी को आप कुछ बता रहे हैं तो आप जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप मुझे जानते हैं या आप मेरे क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं, तभी तो आप लगभग 7 मिनट से वीडियो देख रहे हैं। तो वही क्या होता है, इसमें भी सौहार्दपूर्ण तरीका अपनाना जाना चाहिए, तभी सामने वाला क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से अपनी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। एक फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए। आप इतने कंफर्टेबल है, इतने आसान रहे कि जो आपके सामने जो प्रार्थी है, जो आपके सामने अपनी समस्या कह रहे हैं, उन समस्याओं को बेहतर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके, तभी तो आप उसकी समस्या को जान पाएंगे। और समस्या को जानने के उपरांत क्या कर सकते हैं, उसका बेहतर तरीके से आप उत्तर भी दे सकते हैं। चलिए इसी में आगे लिख लेंगे आप कि परामर्शदाता तथा प्रार्थी में मनोवैज्ञानिक नजदीकियां, सुरक्षा, निष्कपट मैत्रीपूर्ण संबंधों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और प्रार्थी अपनी समस्या के प्राथमिक व्याख्या निसंकोच होकर कह सके तथा परामर्शदाता इसके लिए जरूरी स्थिति एवं वातावरण भी प्रदान कर सके। जैसे मैंने कहा है कि क्या होना चाहिए, माहौल इतना फ्रेंडली होना चाहिए। आप अपने छात्रों के बीच एक फ्रेंडली माहौल रखें, दोस्ताना व्यवहार रखें, ताकि उनके समक्ष किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित समस्या हो या उनके पर्सनल लाइफ से संबंधित समस्या हो या फिर हेल्थ को लेकर समस्या हो, सभी तरह की समस्याओं का समाधान एक टीचर को करना होता है। क्योंकि आप वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो अभी शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, तो वैसे बच्चों में उनके कई तरह की समस्याएं उनके मन में आती रहती है, कई तरह के विचार आते हैं। तो उन सभी विचारों को आपको दूर करना है। एज ए टीचर आपको उन सभी समस्याओं को दूर करना है। चलिए इसका तीसरा बिंदु आप लिख लेंगे, समस्या की छानबीन, यानी कि समस्या को ढूंढना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र जो होते हैं वो समस्या को व्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ये हमारे सर हैं, हमारे टीचर हैं, इनके सामने यदि हम अपनी इस समस्या को कहेंगे तो वो मेरे बारे में
कैसी भावना बना लेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस डर की वजह से जो छात्र क्या करते हैं, अपनी समस्या को कह नहीं पाते हैं। तो एक टीचर या एक काउंसलर की ये भूमिका होती है कि उस समस्या को छानबीन करे, उस समस्या को ढूंढे कि आखिर परेशानी कहाँ है। समस्या के विषय में जो है गहन सूचनाएं भी आपको प्राप्त करनी होती है, ताकि जो उससे संबंधित अन्य साधन हैं या उसके जो आंसर हैं उसकी सूचनाएं आप एकत्रित कर सके और उसके बारे में विस्तृत रूप से अपने छात्रों को आप बता सके। क्योंकि जब तक हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप समस्या को नहीं जानेंगे तब तक बेहतर तरीके से आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आपकी परीक्षा में भी होता है, जब तक आप प्रश्न को नहीं समझते हैं तब तक आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए पहले हमें प्रश्न को समझना है, पहले हमें समस्या को समझना है कि आखिर समस्या कहाँ है। हम समस्या को समझ लेंगे तो समस्या को समझने के साथ उसका उत्तर भी हम आसानी से दे सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो समस्या का हमें छानबीन करना है। ठीक है, चलिए इसका अगला बिंदु में लिख लेंगे कि प्रार्थी की समस्या के घटकों तथा उसके स्वयं के विषय में अवगत कराना। इसमें जो है प्रार्थी को खुद उसके गुणों के विषय में तथा समस्या के संभावित कारणों के विषय में जानकारी दी जाती है और उन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से समस्या के मौलिक आधारों का वार्तालाप किया जाता है और समाधान के विकल्प दर्शाए जाते हैं तथा उनकी व्याख्या की जाती है। परंतु समस्या समाधान की स्वीकृति तथा उसको अपनाकर अथवा न अपनाकर पूरी तरह से प्रार्थी पर छोड़ दिया जाता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, हम क्या करते हैं, ये भी देखिए काउंसलिंग का ही तरीका है, ये भी एक परामर्श का ही तरीका है। यदि आप क्या करते हैं, कोई समस्या है तो समस्या का समाधान आप बताते हैं कि देखो ये समस्या, इसका समाधान ये हो सकता है, आप इसको पालन करना या नहीं करना वो सामने वाले पर छोड़ दिया जाता है। जब आप उनके विवेक पर छोड़ देंगे, उनके निर्णय पर छोड़ देंगे तो उसे हम कहते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से समस्या का समाधान करना। ठीक है, जिसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो मान लीजिए कोई छात्र हैं, वो आपके सामने आकर पूछता है कि सर जी मुझे पार्टिकुलर चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें स्मोकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये खराब है या बुरा है, या वो पार्टिकुलर व्यक्ति कर रहा है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, हमें करें कि नहीं करें। तो आप इसको दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तो उसकी सारी बुराई को बता सकते हैं कि देखो इसकी ये बुराई है, ये हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, कई तरह की बातें हैं। लेकिन छात्र यदि कहता है कि हम करें या नहीं करें तो इसका उत्तर आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सीधे उसे मना कर देंगे, नहीं नहीं तुमको ये कार्य नहीं करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसके विवेक पर छोड़ दें कि वो इस कार्य को कैसे संपन्न कर रहा है। आप उसके परेशानी को बता दें कि देखो इसको करने से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, बाकी ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इस कार्य को कैसे संपन्न कर रहे हो। देखिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आजकल कई जगह विद्यालय में जो है एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है कि छात्रों को मोबाइल का प्रयोग इस कैंपस में नहीं करना है। अब बोर्ड लगा हुआ है कि प्रयोग नहीं करना है, लेकिन उनके मन में चलते थे कि हमें प्रयोग क्यों नहीं करना है, वो चोरी छिपे उसका प्रयोग करते ही हैं, लाते ही हैं। वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप मोबाइल के प्रयोग से या कक्षा मोबाइल के प्रयोग से क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या नुकसान हैं, उसके बारे में उन्हें बताएंगे और उनके विवेक पर छोड़ सकते हैं कि इसके प्रयोग करने से या क्लास में प्रयोग करने से क्या क्या परेशानियाँ उनके समक्ष आ सकती है या उसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो फायदे वाले पक्ष को बता करके हम छात्रों के विवेक पर छोड़ करके वैसे भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये विधि जो है वैसे छात्रों के उपयोग के लिए होती है जो किशोरावस्था को पार कर रहे होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। छोटे बच्चों पर इस तरह काउंसलिंग जो है नहीं की जाती है। देखिए हर उम्र के लिए, हर उम्र बच्चों के लिए अलग अलग काउंसलिंग की प्रक्रिया है। चलिए इसका अगला जान लेते हैं। अंतिम बिंदु है 6 नंबर है समस्या समाधान की प्रस्तुति। इस स्थिति में जो है समस्या के समाधान का लक्ष्य पूरा किया जाता है। ऐसी अवधारणा मानी जाती है कि परामर्श प्राप्त क्रम में प्रार्थी के पक्ष के संबंध में सकारात्मक बोध होने पर वह समस्या का वास्तविक कारण पहचान लेता है तथा
समस्या समाधान को भी एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं कि मान लेता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि समस्या समाधान को हम प्रस्तुति करते हैं। इस स्थिति में जो है समाधान पर पूरा लक्ष्य हमारा फोकस रहता है कि हमें किसी तरह से इस समस्या का समाधान कर लेना है। यदि उसके पास कोई बैड हैबिट है तो चाहे कोई भी वजह हो, किसी तरह से जो है उस बैड हैबिट को हमें छुड़ा देना है। यानी कि समाधान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे जो कि आप एक काउंसलर बनते समय अपने विद्यालय में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी कुछ इसके रणनीतियाँ हैं, रणनीति हम आगे चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। इसके तहत जो है जब आप परामर्शदाता जो है परामर्श प्रार्थी के समस्याओं क्या करते हैं, इसमें संश्लेषित करता है, विश्लेषण करता है, उसके निदान ढूंढने का प्रयास करता है और उसके सफलता का अनुमान और उसका वो मूल्यांकन भी उसके द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रार्थी के अंदर की नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी अंतर क्या होता है, जब आप उसको काउंसलिंग करेंगे तो आपको ये टारगेट रखना है कि जो भी उसके मन में नकारात्मक भावनाएं घर कर दी है, जो निगेटिव थॉट उसके मन में आ गए हैं, उन सभी निगेटिव थॉट को आपको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट में परिवर्तित कर देना है तथा प्रार्थी को उसकी योग्यता, क्षमताओं, रुचियां अथवा अक्षमताओं की जानकारी प्रदान करनी है तथा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक रास्ता का भी निर्माण करना है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार होता क्या है कि हम छात्रों को या अपने घर में जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, पार्टिकुलर चीज़ की मोड़ देते हैं कि वो उसके द्वारा ये कार्य किया गया था, तुम भी यही कार्य करो। आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक बच्चे अलग होते हैं, प्रत्येक बच्चे का अपना गुण होता है, प्रत्येक बच्चे का अपना दोष होता है। हर बच्चा हर क्षेत्र में बेहतर नहीं कर सकता है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बस हमें उस क्षेत्र को पहचानना है, हमें बच्चों की रुचि को पहचानिए कि आखिर छात्रों की रुचि किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्रों में भेजेंगे, किस एरिया में भेजेंगे ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके, बेहतर एक अपने कैरियर को एक नया मुकाम दे सके। तो ये काम एक काउंसलर के द्वारा किया जाता है। एज ए टीचर आपको भी ये कार्य संपन्न करने हैं। चलिए क्लास के अंत में, वीडियो से लंबा हो रहा है, हम जान लेते हैं कि आप इसे अपने स्तर से विद्यालय में कैसे सुलभ कराएंगे। चूँकि प्रश्न का भी एक हिस्सा था कि आपको कहा जाए कि आप विद्यालय में इसको कैसे आप उपलब्ध करा सकते हैं आप एज ए टीचर। तो इसके भी 2-4 बिंदु में आप लिख लेंगे इसमें कि एक अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यालय में इसे निम्नलिखित तरीके से सुलभ करा सकते हैं, यानी कि उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि विद्यालय के सभी छात्रों से संबंधित आपको जानकारियाँ एकत्र करनी, यानी कि आपके विद्यालय में या महाविद्यालय में जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों से संबंधित जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अगला बिंदु है उसके नैतिक विकास में आपको सहायता करना, यानी कि मोरल डेवलपमेंट जो होता है छात्रों के अंदर, उसमें आपको हेल्प करना है। उन्हें ऐसे ऐसे टिप्स बताने हैं, उन्हें ऐसे मोटिवेशनल कहानियाँ सुनानी है, वीडियो दिखाने हैं, बातें करनी है ताकि उनका ध्यान जो है निगेटिव चीज़ की ओर जाए ही नहीं। आप सभी जानते हो कि हमारा मस्तिष्क जो है बहुत क्रिएटिव होता है, इसको क्या चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त रखना है। यदि आप अपने मस्तिष्क को कार्य में व्यस्त नहीं रखते हैं तो क्या होता है, उसमें निगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। एक कहावत भी है, शायद आपने सुना भी होगा कि व्यस्त रहिए मस्त रहिए, यानी कि हमें अपने आप को व्यस्त रखना है। व्यस्त कैसे रखेंगे, एज ए टीचर आप छात्रों को हमेशा गृह कार्य में या एक्टिविटी में व्यस्त रखें ताकि उनके अंदर निगेटिव थॉट आए ही नहीं और बेहतर तरीके से उनका मोरल डेवलपमेंट हो सके। छात्रों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित आपके द्वारा एक और कार्य किया जा सकता है और वह है कि छात्रों के पारिवारिक वातावरण, उसके क्रियाकलाप और उसके सहयोगियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में आप उनके माता पिता या उनके दोस्तों से भी आप बात करके उसके बारे में उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगला बिंदु में आप लिखेंगे कि छात्रों को अच्छी तरह से समझने के लिए फिलोसफी ऑफ गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश का दर्शन की जानकारी भी आपको होनी चाहिए।
ताकि इससे आप छात्रों को बेहतर तरीके से समझ सकें। यानी कि आपको जो है फिलोसफी के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो आप उनके व्यवहार को देखकर, उनकी एक्टिविटी को देखकर वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम बिंदु में आप लिख लेंगे कि एक अध्यापक होने के नाते आप छात्रों के रूप में योग्यताओं, प्रतिभा तथा आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें व्यवसाय को चुनने में भी उनका मार्गदर्शन करेंगे तथा छात्रों की भावनात्मक समस्याओं को समझकर उसका समाधान भी आपके द्वारा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने विद्यालय में आप अपनी भूमिका भी सुलभ कर सकते हैं, आप अपनी भूमिका स्थापित कर सकते हैं एज ए काउंसलर के रूप में, एज परामर्शदाता के रूप में। तो आई होप आप समझ गए होंगे परामर्श क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है। इस वीडियो का हिंदी नोट्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप हिंदी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।